तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ चक्र। ये मल्टी स्टारर कॉमिक्स है। इसमें नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, डोगा, परमाणु और शक्ति है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हर घटना का एक चक्र होता है। सूर्य उगता है, डूबता है और फिर उगता है। पौधा पेड़ बनता है और उसके बीज पैदा होकर दूसरे नए पेड़ों को सृजन करते हैं। लेकिन जैविक विकास की प्रक्रिया इसका अपवाद है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई और फिर इन्हीं कोशिकाओं ने करोड़ों वर्षों के दौरान लगातार विकसित होकर जल, थल और आकाश में नए नए विभिन्न जीवों को विकसित किया और विकास की सीमा अपने चरम पर पहुंची और विकसित हुआ मनुष्य। अब एक सीधी लाइन में चलती यही प्रक्रिया एक खतरनाक रूप धारण करने जा रही है। इंसान अब फिर से अमीबा बनने की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया को उल्टा करने एक अनजान शक्ति ने बना डाला है चक्र। पृथ्वी पर से लुप्त हो चुके जीवों को फिर से आगमन हो रहा है। ऐसा जरूर पृथ्वी के वातावरण और उसके घूमने की गति में बदलाव के कारण हो रहा है, पर यह क्यों हो रहा है? हम इंसान से बंदर बनते जा रहे हैं। प्रकृति अपने आप इस तरह से नहीं बदल सकती है। इसके पीछे जरूर किसी शैतानी ताकत का हाथ है, पर वह शैतानी ताकत है कहाँ? बगैर उसके देखे न तो हम उससे लड़ सकते हैं और न ही विकास की इस उल्टी प्रक्रिया को रोक सकते हैं। एक सुहावना दिन, एक सुहावना समुद्र तट और एक सुहावना साथी। स्वर्ग शायद इसी को कहते हैं। मुझको तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मरीना बीच घूम रही हूँ। हम लोगों को घूर घूर कर देख रहे लोगों की तरफ देख लो, यकीन आ जाएगा सीना। यही तो मज़ा है परमाणु के साथ बीच पर घूमने का। लेकिन ये बताओ कि तुमको इतनी फुर्सत कैसे मिल गई कि मुझे घुमाने के लिए चेन्नई बुला भेजा? टॉमी कहाँ भाग रहा है? वापस आ। मम्मी देखो ना, टॉमी को एकाएक क्या हो गया है? ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? कहीं ये किसी को काट ना ले। हो सकता है इसको रोकना होगा। अरे रोको, कोई पकड़ो कुत्ते को, वरना ये किसी को काट खाएगा। फिकर नॉट आंटी, मैं रोकता हूँ इसको। मेरे पापा एक डॉग ट्रेनर है। बचाओ सीना, मैं आया। ए बैड डॉग, अपने साइज वाले से भिड़ना। मैं मजाक कर रहा था, शांत हो जाइए। यस हियर इज ए नाइस डॉगी। पर टॉमी शायद रुकने के मूड में नहीं था, चाहे छल से या बल से। आऊ। क्या हुआ परमाणु? मुझको तो कुछ नहीं हुआ, पर इस कुत्ते को जरूर कुछ हो गया है। ये किसी खतरे को भांप रहा है। इसने तुमको काटा तो नहीं? नहीं, बस मेरे जूते को। ओह, जल्दबाजी में मैं अपने पुलिस शूज उतारना ही भूल गया। वाट, ये जूता तो पुलिस शू है। यानी तुम विनय हो? यस, यू आर इंस्पेक्टर विनय। ओ गॉड, मेरी जरा सी चूक ने आज मेरा राज खोल दिया, और वह भी पूरी भीड़ के सामने। सुनो सुनो सीना, मैं मिमियाना बंद करो। मैं समझ गई तुम्हारा पूरा प्लान। तुम जानते थे कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी घूमने नहीं जाती, इसलिए तुमने परमाणु का वेश धरा और मुझे चेन्नई बुलाकर मुझको धोखा दिया। ए वेरी चीप ट्रिक। तुमको परमाणु के रूप में मैं देखना भी परमाणु का अपमान है। बच गया। तुम बिल्कुल ठीक समझी सीना, पर यह सब मैंने तुमको खुश करने के लिए। शट अप। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। कीप अवे फ्रॉम मी। ओफ, सीना का गुस्सा भड़क गया है और उसके साथ ही उसकी मानसिक धमाके वाली शक्ति भी जागृत हो गई है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए नागराज की ड्रेस खरीदने जा रहा था, अब नहीं खरीदूंगा। छुट्टी का कचरा। जमीन हिल रही है, भूकंप आ रहा है। सीना कहाँ है? सीना कहीं नजर नहीं आ रही है। वह समुद्र में गई थी। कहीं ये भूकंप उसके उन गुस्सेल धमाकों के कारण ही तो नहीं आ रहे हैं जो सीना पानी के नीचे कर रही हो। मुझको जांच करनी पड़ेगी। सीना तो कहीं नजर नहीं आ रही है, पर मछलियाँ उस तरफ से भाग रही है। शायद ये सीना से ही डर रही है। सीना उधर ही होगी। यस, उधर कोई है, पर इस वक्त मैं सागर तल के एकदम करीब हूँ। सीना इतनी गहरी डुबकी भला कैसे लगा सकती है? नहीं, ये सीना नहीं है, ये कोई और है। पर मछलियाँ इससे डर क्यों रही है? और समुद्र तल के पास का ठंडा पानी इतना गर्म कैसे हो गया है? मेरे फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं बची है, लेकिन फिर भी मुझको इसके पास जाकर देखना होगा कि ये कौन है और ऐसा क्या कर रहा है जो मछलियाँ को डरा दे और पानी को गर्म कर दे। उस आकृति से ऊर्जा का गोला निकल कर चट्टानों की दरार में समा रहा है और साथ ही साथ वह आकृति पीछे हट रही है। पर क्यों? अगले ही पल परमाणु को अपने सवाल का जवाब मिल गया।
इसने किसी तरह की किरण से ऊर्जा को छुआ और धमाका हो गया। चट्टानें कांप उठी है। यानी भूकंप खुद नहीं आया था, लाया गया था इसके द्वारा। धमाके के घातक असर से तो मेरी पोशाक ने मुझको बचा लिया, लेकिन धमाके की फोर्स ने मुझको वहाँ से काफ़ी दूर फेंक दिया है। मुझको सतह पर जाकर सांस भरनी होगी और फिर वापस उस आकृति के पास जाकर उसे रोकना होगा। यह तय था कि परमाणु वापस आने में समय नहीं लगाएगा, लेकिन उतने ही समय में स्थिति का बदल जाना भी तय था। मुझको वापस आने में कुछ ही सेकंड लगे होंगे, लेकिन उतनी ही देर में इस आकृति ने सैकड़ों या शायद हजारों ऊर्जा के गोले चट्टानों में फिट कर दिए हैं। शायद पहले ये उनकी टेस्टिंग कर रहा था। इस किरण का स्पर्श होते ही सारे गोले फट पड़ेंगे, पर अब अगर ये गोले एक साथ फट पड़े तो विनाश का ऐसा मंजर नजर आएगा जैसा कि दुनिया ने पहले कभी देखा तो क्या सोचा तक नहीं होगा। मुझे इसको रोकना होगा हर कीमत पर, चाहे वह कीमत मेरी ही जान क्यों ना हो। उस बेखौफ पारदर्शी आकृति को शायद किसी भी खतरे की आशंका नहीं थी, पर खतरा तो आना ही था, या तो पृथ्वी पर या उस आकृति पर। और फिर वह चमकती आकृति धमाका करने की स्थिति में रही भी नहीं। ओह, मुझे पृथ्वी पर इस तरह के प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी। पता नहीं मैं इस मुसीबत से निपटने लायक शक्ति लेकर आया भी हूँ या नहीं, लेकिन मुझको अपना काम तो पूरा करना ही है। परमाणु रस्सी ने ऊर्जा किरण की एनर्जी को सोख लिया, धमाका नहीं हो पाया। और इसके लिए मेरे पास जो भी शक्तियाँ मौजूद हैं, मुझे उनका प्रयोग करना ही पड़ेगा। इस दुनिया में सारी चीज़ें परमाणुओं के अलग अलग संयोग से ही बनी है। मैं इस रस्सी में मौजूद परमाणुओं को संयोग ऊर्जा देकर नया रूप दूंगा। ऐसे में इस कैद से भी छूट जाऊंगा और अपने प्रतिद्वंदी पर वार करने योग्य हथियार भी बना लूंगा। एक तीर से दो शिकार। ये जो भी है, इसके अंदर परमाणु द्वारा किसी भी चीज़ को समा सकने की अद्भुत शक्ति है। मेरी परमाणु रस्सी अपना आकार बदलकर मुझ पर ही हमला कर रही है। अणुओं की धार वाले घूमते बेशुमार हथियार परमाणु की तरफ लग परमाणु को पल भर के लिए मौत सामने नजर आई, क्योंकि इस बार उसके पास अपनी बेल्ट के किसी बटन को दबाने का वक्त नहीं था और वह पानी के अंदर बोल न पाने के कारण अपने कंट्रोलों को वॉइस एक्टिवेट भी नहीं कर सकता था। लेकिन इतनी मजबूरी के बाद भी मौत परमाणु को मजबूर नहीं कर पाई। ऐसा दूसरा वार मैं नहीं झेल पाऊंगा, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी काबू में करना होगा। मेरे फेफड़ों की ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है, पर इस बार मैं इसको काबू में किए बगैर सतह पर नहीं जाऊंगा। और ये एक और कारण है इसको जल्दी से जल्द काबू में करने का। मैं परमाणु कणों में बदल कर बचने का खतरा मोल नहीं लूँगा। इसकी ऊर्जा मेरे कणों को बिखेर भी सकती है, परंतु मैं बचने का एक दूसरा तरीका भी है। सिंक पावर का इस्तेमाल करके परमाणु का शरीर छोटा होता चला गया और अब उसके पास बचने के लिए काफ़ी जगह भी थी और बात करने का और वार करने का मौका भी है। वह मेरे परमाणु ब्लास्ट इस पर असर डाल रहे हैं और परमाणु की तरह ये ऊर्जा का रूप नहीं बदल सकता है। अब ये जल्दी ही मेरे काबू में आ जाएगा और मैं सतह पर जाकर अपने फेफड़ों को फिर से ऑक्सीजन से भर। अरे, ये इसने क्या किया? इसने पानी को बर्फ में बदल कर मेरे ऊपर बर्फ की एक मोटी परत जमा दी है। अब मैं सतह पर सांस लेने नहीं जा सकता और मेरे फेफड़े अब फट रहे हैं। बाजी पलट गई थी। परमाणु पर वह आकृति फिर से हावी हो रही थी। ये मुझको धमाके के साथ उड़ा देना चाहता है, इसलिए मुझको इन ऊर्जा पिंडों के साथ रख रखा है। मुझको सांस चाहिए, बगैर सांस आए मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। पर पानी में सांस आएगी कैसे? अरे हाँ, आ सकती है। पानी H2O होता है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के संयोग से बना एक द्रव, और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा पानी को इन दोनों गैसों में अलग करके मैं ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकता हूं और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया को मैं परमाणु ऊर्जा से पैदा कर सकता हूं। अब मैं सांस ले सकता हूं और इस मुसीबत को रोक भी सकता हूं। अब मुझको सूक्ष्म आकार से सामान्य रूप में आकर इससे मुकाबला करना होगा। परमाणु के आगे बढ़ते ही वह आकृति पीछे हटने लगी। ये मुझसे डर कर पीछे हट रहा है, पर क्यों? ओह, समझा, इसके पास से बुलबुले नहीं निकल रहे हैं, यानी ये सांस नहीं ले रहा है, क्योंकि इसको हवा से डर है। हवा जरूर इसको कोई नुकसान पहुंचा सकती है। गुड, मुझको अनजाने में ही इसको काबू में करने का तरीका हाथ लग गया है।
पृथ्वी पर ऐसी अद्भुत शक्ति रखने वाले जीव कहाँ से पैदा हो गए? वैसे तो मैं भी हवा में सांस ले सकता हूँ, पर मुझको अपना पूरा काम पानी के नीचे ही पूरा करना था। इसलिए मैं अपने शरीर में मेटाकॉन फिट करके आया था, जिसको लगाने के बाद सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर अब अगर मेटाकॉन हवा के संपर्क में आ गया तो यह फट पड़ेगा और साथ ही साथ मेरा अंत भी हो जाएगा, और मेरे साथ साथ मेरे हजारों ग्रहवासियों का भी। मुझको इस हवा के गोले से आज़ाद होना ही पड़ेगा, पर आज़ाद होने का कोई रास्ता नहीं है, और हवा ने मेटाकॉन को खराब करना शुरू कर दिया है। अब मेरा अंत कुछ ही पल दूर है, पर होनी को शायद वह मंजूर नहीं था। अरे, बर्फ की परत टूट रही है, धमाका हुआ है, पर कैसे? कारण सामने था। मुझको पता था कि विनय यहीं पर होगा। अपने आप को परमाणु से ज़्यादा ताकतवर साबित करके मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये मुझको ढूंढने के लिए पानी के नीचे आया होगा, इस अजीबोगरीब जीव के चुंगल में फंस गया होगा। अब मुझे ही इस जीव पर वार करके इसको बचाना होगा। सीना, ये मुझको ढूंढती हुई इतनी गहराई तक आ गई है। ये जरूर मुझको मामूली विनय ही समझ रही है। एक राक्षस के चुंगल में फंसा बेचारा विनय अब ये मुझको आज़ाद कराने के लिए हमला करेगी। और सीना हमला धमाका करके करती है, और इसके धमाके करते ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इस गोले में आग लग जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है। मेरा शक एकदम सही निकला। अब मुझे राहत पहुंचाने वाली ऑक्सीजन जल चुकी है और ये प्राणी आज़ाद हो चुका है। ओह, ये मैंने क्या किया? शायद मुझे पहले रुक कर स्थिति को ठीक से समझना चाहिए था। उस प्राणी को मौका मिला और उसने वह मौका नहीं गंवाया। यह आकृति धमाका करने वाली किरणें छोड़ने के साथ ही गायब भी हो रही है, पर क्यों? जवाब जवाब साफ था। वह आकृति उस भीषण धमाके में फंसना नहीं चाहती थी, जो किरण की ऊर्जा गोलों की लड़ी से स्पर्श करने पर हुआ था। यह धमाका तो पूरे एक महानगर को समतल कर देने के लिए काफ़ी है। इससे बचने के लिए मैं परमाणु कणों में नहीं बदल सकता, क्योंकि सीना को मैं सिर्फ अपनी आड़ में रख कर बचा सकता हूँ। जब पानी के नीचे इतना भयंकर हादसा होता है तो शॉक वेव्स पैदा होती है। सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली ये शॉक वेव्स पानी में बिना रोक टोक चल सकने के कारण पानी में या सतह पर मौजूद किसी चीज़ को तो नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन जब ये ज़मीन के पास आती है तो ज़मीन शॉक वेव्स को रोकती है। और अरे, समुद्र का पानी तेज़ी से पीछे खिंचता जा रहा है। पर क्यों? ये पानी भूकंप आने के बाद पीछे की तरफ जा रहा है। भागो, सब भागो, किसी सुरक्षित यानी ऊंचे स्थान पर पहुंचो, या ज़मीन पर गड़ी हुई जो भी चीज़ें मिले उसको थाम कर खड़े हो जाओ। पर पहले भागो। लेकिन क्यों? बताओ तो सही। मेरी भूगोल की मैम ने बताया है कि अगर भूकंप आने के बाद समुद्र का पानी पीछे खींचने लगे तो समझ लेना चाहिए कि पानी की दौड़ती हुई विध्वंसकारी दीवार आ रही है, सुनामी लहरें आ रही है। हे भगवान, रक्षा कर हमारी। प्रकृति के सबसे विध्वंसकारी रूपों में से एक है सुनामी, जो शायद किसी ज्वालामुखी के फटने से भी ज़्यादा घातक असर वाला होता है। और इसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ का अंत एक ही तरीके से होता है, जल समाधि लेकर। चेन्नई का वह इलाका पानी के नीचे समाता चला गया, और मरने वाले चीख भी नहीं सके, क्योंकि पानी के नीचे आवाज़ नहीं निकलती। ये मैं कहाँ पर हूँ? शायद कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था, पर समुद्र के अंदर इंसानों द्वारा बनाई गई दीवार कैसे आ गई? पानी से बाहर निकल कर देखना होगा कि इस धमाके ने मुझे कितनी दूर लाकर पटका है। ओ गॉड, लहरें मुझको बहाकर शहर में ले आई है, और ये प्रलयंकारी लहरें पूरे शहर को तेजी से अपने आगोश में लेती जा रही है। बड़ी बड़ी इमारतें माचिस के गीले डिब्बे की तरह टूट रही है। विनाशकारी लहरों को रोकना तो मेरे वश के बाहर की बात है, पर इंसानी जानों को तो मैं बचा ही सकता हूँ, क्योंकि कुछ हद तक तो मैं भी इस विनाश का जिम्मेदार हूँ। पर पहले सीना को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। और कुछ ही पलों के बाद लहरों के अंदर एक अनोखा जाल प्रवेश कर रहा था। परमाणु जाल, कई किलोमीटर लंबा और चौड़ा जाल, जो पानी में फंसे सैकड़ों लोगों को एक साथ बचा सकता था। ओह, ऐसे में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं इधर कुछ इंसानी जानों को बचाऊंगा और उधर आगे बढ़ता हुआ पानी और इंसानी जानों को लिलता चला जाएगा। मुझे इस समस्या का स्थायी हल ढूंढना होगा, और वह भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि अरे, यह क्या? पानी का रास्ता रोकने वाला लोहे का ये भारी गेट कहाँ से आया? अरे, लोहे के ये गेट लगातार जमीन में गड़कर एक बांध का निर्माण कर रहे हैं और पानी को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ऐसे गेटों को इतनी जल्दी बनाने और यहाँ पर लगाने का काम सिर्फ एक ही के बस की बात है।
और वह है शक्ति। लोहे का ये बांध बनाकर तुमने कमाल कर दिया शक्ति। तुमने लाखों और जीवनों की मृत्यु से बचा लिया, पर इतना लोहा तुमको मिला कहाँ पर? यहाँ के रेलवे स्क्रैप यार्ड में। अब ये समुद्री बाढ़ यहाँ से आगे नहीं जाएगी। अब हमको अपना सारा ध्यान इस पानी में डूबे लोगों को बचाने में लगाना चाहिए। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि प्रकृति इतनी निर्दयी भी हो सकती है। ये काम प्रकृति का नहीं है शक्ति, बल्कि इसके पीछे ऐसे प्राणी का हाथ है जो मानवों को खत्म करके प्रकृति की गोद सुनी करना चाहते हैं। कैसे प्राणी? क्या किया है इन्होंने? सब बताऊंगा शक्ति, लेकिन सभी उपलब्ध ब्रह्मांड रक्षकों के सामने, क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा है कि यह विनाश एक महाविनाश की सिर्फ शुरुआत भर है। और फिर पृथ्वी की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आज तक ऐसा विनाश दर्ज नहीं किया गया है। कुछ सुपर हीरोज के प्रयासों के बावजूद करीब 2.5 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। समुद्र तल पर आए विनाशकारी भूकंप से पैदा हुई सुनामी लहरों की मार को इंडोनेशिया से दक्षिण अमेरिका के तटों तक महसूस किया गया है, पर वैज्ञानिकों के अनुसार इस भूकंप ने पृथ्वी के अंदर तक वार किया है। पृथ्वी के कोर का एक भाग टूटकर पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच गया है, और पृथ्वी के द्रव की इस फेरबदल के कारण पृथ्वी की धुरी भी बदल गई है और इसके घूमने की गति में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। यानी अब पृथ्वी का एक दिन छोटा हो गया है। हालांकि यह बदलाव 1 सेकंड से भी कम का है। यह धमाका कई परमाणु बमों के बराबर था। पृथ्वी पर किसी भी प्राणी के पास ऐसा विनाश कर सकने की क्षमता नहीं है। अगर तुमने यह सब अपनी आंखों से न देखा होता परमाणु, तो भी हम समझ जाते कि इस आपदा के पीछे किन्हीं ऐसे प्राणियों का हाथ है जो निश्चित रूप से मानवों का विनाश चाहते हैं। और ऐसे प्राणी किसी दूसरे ग्रह से ही आ सकते हैं। उनको जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। डोगा ठीक कह रहा है। उनका अगला वार भी सुनामी जैसा ही होगा। ऐसे वारों से निपट सकने की क्षमता हम मानवों के पास नहीं है। उन प्राणियों को ऐसा कोई भी दूसरा वार करने से पहले ही रोकना होगा, पर हम उनको ढूंढेंगे कैसे? वे पृथ्वी पर कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वे पृथ्वी पर हो ही ना। उनको ढूंढने का एक ही तरीका है। हमको छोटी से छोटी घटना पर नज़र रखनी होगी, चाहे वह घटना पृथ्वी के किसी सुदूर छोर पर ही क्यों ना हो रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ पर ऐसी अनोखी घटनाएं होगी, वहीं पर हमको ये एलियन मिलेंगे। हम सब एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, क्योंकि ऐसे प्राणियों से निपटने के लिए हमको अपनी सम्मिलित शक्ति लगानी होगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये बात हम सिर्फ चुनिंदा ताकतवर देशों के शासनाध्यक्षों को ही बताएंगे। जनता में ये बात नहीं फैलनी चाहिए, वरना चारों तरफ दहशत का राज्य हो जाएगा। मीटिंग बर्खास्त एंड बेस्ट ऑफ लक। नागराज का ख्याल सही था। खतरा मानवों के पैरों के नीचे नहीं था, बल्कि सिर पर मंडरा रहा था। पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है काउंसिल, लेकिन एक चूक भी हो गई है। काम में कोई चूक नहीं हुई है काउंसिल, पर एक मानव ने मुझे देख लिया है। उसने मुझको कड़ी टक्कर भी दी। अद्भुत वैज्ञानिक शक्ति थी उसके पास, पर किस्मत टिवासियों के साथ थी। अंत में मैं सफल हुआ। तुम जानते हो कि ऐसी किसी भी चूक का अर्थ 2 लाख टिवासियों की मौत है। हमारी जाति, हमारे ज्ञान और हमारी सभ्यता का अंत है। अगर एक पृथ्वीवासी को हमारे बारे में पता चल गया है, तो समझो कि पूरी पृथ्वी को हमारी भनक लग गई है। अब हमको दुगनी तेजी से काम करना पड़ेगा। हम अपने काम में कोई अड़ंगा नहीं चाहते, क्योंकि हमारी मौत भी ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरा चरण पूरा करने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। काउंसिल तुमको काबिल समझती है पुल्लासी, पर अभी तुम कमज़ोर हो। क्या तुम समझते हो कि पृथ्वी पर हमला करने लायक शक्ति तुम्हारे पास है? हम सभी कमज़ोर है काउंसिल। अगर कमज़ोर न होते तो पृथ्वी पर आने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझको अपनी सफलता पर पूरा भरोसा है, और हमको तुम पर भरोसा है पुल्लासी। जाओ, पर याद रखना 2 लाख टिवासियों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पृथ्वी की सबसे बड़ी और ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और उसी श्रृंखला पर पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान हमेशा सफ़ेद बर्फ से ढकी रहने वाली चोटी माउंट एवरेस्ट। मानव इस बात को नहीं समझते कि पूरी पृथ्वी का मौसम इसी स्थान से संचालित होता है, वरना वे यहाँ पर इतनी गंदगी ना करते। वहाँ तक आने का मानवों ने अपनी शक्ति और क्षमता का सबूत देने का जरिया बनाया हुआ है। अब इनको इसकी दूसरी खासियत का पता चलेगा। जब पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक जाएगा, पृथ्वी का तापमान गिर जाएगा और प्रकृति अपना रूप बदलने लगेगी। अब अपनी योजना का दूसरा चरण मैं आराम से पूरा कर लूँगा, क्योंकि इस बर्फीली वीराने में मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं आएगा।
अभी कुछ देर तक तो आसमान साफ था, फिर अचानक ये भारी बर्फबारी कैसे होने लगी। इंसानों ने मौसम के मिजाज को बिगाड़ दिया है। डरने वाली बात नहीं है। बर्फीली बर्फीली तू डर क्यों रही है? अरे अरे, ये तो भाग गई। सिर्फ यही नहीं, सभी शीत नागों की पालतू शीत बिल्लियां घरों से बाहर भाग रही है। पर क्यों? मैं समझ गया, बिल्लियों में खतरा भापने की क्षमता नागों से कहीं ज़्यादा होती है। वे खतरा भाप गई हैं। कैसा खतरा? देखो, भारी बर्फबारी से हमारे निवास स्थान बर्फ से दबे जा रहे हैं। ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ। हमको शीत गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। सिर्फ वे ही इस बर्फबारी को रोक सकने की क्षमता रखते हैं। शीत नागों ने कभी सोचा नहीं था कि उनको एक दिन बर्फ से भयभीत होना पड़ेगा। मत घबराओ शीत नागों, मैं प्रकृति के हर बर्फीले कहर को अपने मंत्रों से बांध सकता हूँ। मैं अभी इस बर्फबारी को रोकता हूँ। हिस सीफूस, थम जा बर्फ। अरे बर्फ, बर्फ थमी तो नहीं, पर शीत गुरु ही बर्फ में दब गए। अब हम क्या करें? हमारे पास शीत को सहने और बर्फ को बनाने की शक्ति है, बर्फ को रोकने या पिघलाने की शक्ति नहीं। हमको राह दिखाने वाला भी कोई नहीं बचा। हमारे राजा वृद्ध हो गए हैं और शीत नाग कुमार नागराज के साथ चले गए हैं। अगर जल्दी ही कोई रास्ता न सूझा तो अपने घरों की तरह हम भी बर्फ में समाधि ले लेंगे। अरे ये गड़गड़ाहट की आवाज़ कैसी है? क्या हिमस्खलन आने वाला है? नहीं, ये हिमस्खलन की आवाज़ नहीं है, हमारी मौत की आवाज़ है। हे भगवान, ये तो हिम बाघ है, हमारे जानी दुश्मन। पर ये तो हमारे पूर्वजों के समय में होते थे और अब ये लुप्त हो चुके हैं। हाँ, महादेव ने इनसे हमारी प्रजाति की रक्षा की थी। वे जिस बाघ चर्म पर बैठते हैं वे ऐसे ही किसी बाघ की थी। इतिहास का बाँचना छोड़, वरना हम भी इतिहास ही बन जाएंगे। इनसे बचने का रास्ता सोच। कुछ समझ में नहीं आ रहा। शीतनाग कुमार को बुलाना पड़ेगा, नहीं वही हमें बचा सकता है। तेज हवाओं ने बर्फ का रुख पहाड़ों से मैदानी इलाकों की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया था। हर तरफ बर्फ ने विनाश की छाप छोड़नी शुरू कर दी थी। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर ये क्या हो रहा है? रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? इस हाईवे पर आने वाली जवाहर सुरंग का एक हिस्सा बर्फ के दबाव से ढह गया है। उधर से आने वाले यात्री भी फंसे हुए हैं। सैकड़ों सड़कों पर भी दो दो फीट बर्फ जम गई है। लेकिन एकाएक इतनी बर्फ आई कहाँ से? मौसम विभाग ने तो ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। अब भूस्खलन होंगे, हिमस्खलन होंगे, रास्ते बर्फ से ढककर गायब हो जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग खाने पीने और दवाइयों के अभाव में तड़प तड़प कर मरेंगे। अगर ये बर्फ जल्दी नहीं थमी तो समझो कि कयामत आ चुकी है। अरे वह भी गर्मी के मौसम में। बर्फ की इस मार ने अपना असर देखते ही देखते पहाड़ों से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित महानगर तक पहुंचा दिया था। इतने बड़े बड़े शॉपिंग बैग लेकर कहां से आ रही हो भारती? विशांग के लिए गर्मियों के कुछ कपड़े लाई हूं। अब अगर उस इसको शहर में रहना है तो शहरी जैसा दिखना भी चाहिए ना। सही कहा, गर्मियों तो बस आने ही वाली है। और अब एक नज़र आज के मौसम पर। शुरुआत उत्तर से। जम्मू कश्मीर में धूप खिली रहेगी और तापमान लगभग 10 डिग्री तक। एक मिनट, हमारे पास कुछ ताज़ा खबर अभी अभी आई है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे तक सरक गया है। व्हाट इज़ दिस? देखो अपने न्यूज़ चैनल का हाल भारती। पढ़ते पढ़ते ही न्यूज़ बदल जाती है, वह भी मौसम की। न्यूज़ गलत नहीं थी नागराज, मौसम एकाएक बदल गया है। कमरे के अंदर शायद तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो। जरा एक नज़र बाहर तो डालो। ये क्या, मार्च के अंत में महानगर में धुंध सी छा रही है? आखिर ये क्या हो रहा है? क्या हुआ नागराज? मेरे शरीर के अंदर से दबाव पड़ रहा है। लगता है जैसे कि मेरा शरीर फट पड़ेगा। अब चैन पड़ा तो ये तुम्हारा काम था शीतनाग कुमार। हाँ नागराज, क्षमा करना, पर उत्तेजना के कारण मैं तुम्हारे शरीर के अंदर ही बड़ा होने लगा था। दरअसल मुझको तुरंत अपने सर्प कबीले पहुंचना है। वे बड़ी मुसीबत में हैं। कैसी मुसीबत शीतनाग? हम उन पर लुप्त हो चुके हिम बाघों के एक झुंड ने हमला किया है। ये तो पता नहीं कि लुप्त होने के बाद इतने सारे हिम बाघ कहाँ से आ गए, पर मुझको ये पता है कि शीतनागों के पास उनसे निपटने की क्षमता नहीं है। पहले ये अभूतपूर्व बर्फबारी और अब लुप्त हिम बाघों का नजर आना, शायद यही वह घटना है जिसका मुझे इंतजार था। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा शीतनाग। ठीक है नागराज, शायद शीतनागों से तुम ही हमको बचा सको। और रुद्राक्ष की शक्ति हमको पल भर में हिमालय की ऊंचाइयों में पहुंचा देगी। हमारे शीतवार हिम बाघों को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहे हैं। अब ये आगे आ गए तो गजब हो जाएगा। शीत नागिनों और शीत पुत्रों ने हमारे जितनी शक्ति नहीं है वे अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते।
हे भगवान, मेरा बेटा सीतू बाघ के चुंगल में फंस गया है, मैं बचाऊंगा उसे, घबरा मत सीतू, मैं आ रहा हूँ। मजबूर की पुकार कभी खाली नहीं जाती। कोई बचाओ मेरे बच्चों को, बर्फ के अंदर से किस शक्ति ने बचाया सीतू को। नागराज और शीतनाग कुमार भी, अब आओ हिम बाघो, आगे बढ़ो, अब हमारे और तुम्हारे बीच में नागराज नाम की दीवार है। माफ करना नागराज, छोड़ो ये बातें शीतनाग, पहले हमको हिम बाघों से शीतनाग प्रजाति की रक्षा करनी है। रुद्राक्ष शक्ति हमको हमारे निवास स्थान तक तो ले आई, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि हमारे निवास बर्फ के नीचे दब गए हैं, इसलिए हम बर्फ के अंदर पहुंच गए हैं। ठीक है नागराज, तुम इससे अपनी तरह से निपटो और मैं इनसे अपनी तरह से निपटता हूँ, फन शक्ति से। फन शक्ति, शीतनाग कुमार का घातक फन खुल गया और उसमें से नुकीली बर्फीले हथियार निकलकर हिम बाघों से टकराए, परंतु ओह, इनके शरीर बहुत सख्त है, शीत अस्त्र इनसे टकराकर चूर चूर हुए जा रहे हैं। फन शक्ति की दूसरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो तेज हवा की लहरों ने हिम बाघों के पैर जमीन से उखाड़ दिए। इस बार जब फन बंद होकर दोबारा खुला, वाह शीतनाग कुमार, तुमको सचमुच मेरी मदद की ज़रूरत नहीं थी, तुम अकेले ही इस मुसीबत से निपटने के लिए काफ़ी हो। पर सवाल यह है कि लुप्त हो चुकी प्रजाति के प्राणी हिम बाघ अचानक पैदा कहाँ से हो गए। ये मौसम में अचानक हुए बदलाव के बाद पैदा हुए हैं नागराज। मौसम के बदलने और इनके पैदा होने में कुछ संबंध अवश्य है, लेकिन इस संबंध का पता हम तभी लगा सकते हैं जब हम हिम बाघों के पंजों से जिंदा बच सके। देखो, उन्होंने हम तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। ओह, ये चट्टान को लुढ़काकर अपनी आड़ में तेज हवा से बचकर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अब मेरे पास ऐसी कोई फन शक्ति नहीं है जो हमें बचा सके। फिर तुम पीछे हट जाओ शीतनाग कुमार और मुझे इनसे नाग शक्ति की मदद से निपटने दो। इनका रास्ता अब विष फुंकार का बवंडर रोकेगा। अरे, ये तो फुंकार के बवंडर को पार करके बढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए तो ये हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन है नागराज। विष इन पर बेअसर है, फिर तो ध्वंसक सर्पों से इनका विनाश करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। ध्वंसक सर्पों की मार ने हिम बाघों के बढ़ते कदमों को रोक दिया। मुझे इन लुप्त जीवों को मारने में दुख तो होगा, पर और कोई रास्ता है भी तो नहीं। परंतु ज़्यादा देर तक ये उपाय काम नहीं आ पाया। ये क्या, ये बर्फ के गोले का प्रयोग करके ध्वंसक सर्पों को बीच में ही रोक रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये मानवों को और उनके वारों को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इनको न तो हमारा डर है और न ही हमारे वारों का। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये हिम बाघ तो मानव के धरती पर आने से पहले ही लुप्त हो चुके थे, फिर ये मानवों को भला कैसे जान सकते हैं? नागराज को ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हिम बाघों की फौज अब उसके पास तक आ चुकी थी। ये तो मुझे काटने के बाद भी नहीं गलेंगे, क्योंकि इनके दांत इतने लंबे हैं कि मेरा विषैला रक्त इनके मुंह के अंदर जाएगा ही नहीं। पर नागराज के रक्त में विष के अलावा और कुछ भी था, और वे थे सूक्ष्म सर्प, जो हवा के संपर्क में आते ही बड़ा रूप धारण करने लगे थे। सर्पों ने बाघ को मुंह में ले दिया और नागराज को उसे दूर फेंकने का मौका मिल गया। अब खालिश ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नागवारों से इनको बेहोश करना पड़ेगा। पर पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा भी या नहीं। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। 3 भागों में लेके आऊँगा और बहुत जल्द लाऊंगा। धन्यवाद।